चलिए भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग। सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नई सेशन में, नई उत्साह और नई उमंग के साथ। जिनका भी एग्जाम एसएससी जीडी का है इस बार, उनको पहले से ही बहुत बहुत बधाई। और आज की सेशन उन विद्यार्थियों के लिए मुख्य इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो विद्यार्थी इस बार एसएससी जीडी के पेपर में बैठेंगे। एग्जाम बहुत नजदीक है, आपको धैर्य बना करके रखना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस बना करके रखना है कि हम जितना तैयारी कर लिए हैं उतना हमारे लिए सफिशियंट है और एग्जाम में उतना ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। और जितना हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं उस प्रैक्टिस को केवल बरकरार रखिए। कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए हम बाहर गए, अब्सेंट किए और प्रैक्टिस नहीं चला पाए, चले गए थे कैंची धाम नीम करौली बाबा के पास, इसलिए हम क्लास को कंटिन्यू नहीं करा पा रहे थे। आज से हम लोग अवेलेबल हैं। देखिए भाई, जिनका भी एग्जाम एसएससी जीडी का है उन विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए है क्योंकि ये पूरी की पूरी सवाल जो है वो एग्जाम का सवाल है। एसएससी जीडी में 21 फरवरी 2024 का पूछा हुआ सारा सवाल रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, पहली शिफ्ट की 20 सवाल आपको इस सेशन में आज की क्लास में देखने का आपको मिलेगा। तो आप इत्मीनान से धैर्य बना करके पेन और पेपर ले करके बैठिए ताकि हर सवाल का सॉल्यूशन अपने से भी करने का प्रयास करिए। आइए पहली सवाल पर आते हैं। और आज की जो पहली सवाल है, पहली जो नजर गिरेगा इस सवाल पे, इस नजर को आप देखिए, इस सवाल को देखिए। ये सवाल जो है भाई, ये सवाल वो सवाल है जो टाइम एंड वर्क है, होता बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा डाटा जब ट्विस्ट करता है तो थोड़ा मेहनत कराता है। अब ये सवाल कहता है कि P और Q मिलकर एक काम को 30 दिन में, ये आसान है। Q और R मिलकर के 37.5 दिन में, ये थोड़ा फ्रैक्शन में दे दिया, पॉइंट में दे दिया। इसको जब हम बनाने का प्रयास करें तो लिखेंगे P और Q मिलकर 30 दिन में, Q और R मिलकर के 37.5 दिन, 37.5 का मतलब 75/2 दिन हो जाएगा। और R और P मिलकर उस काम को कितने दिन में? 150 दिन में। सवाल यही कहता है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। काम तीनों आदमी से कराना है और काम को समाप्त करना है। तो पहले तो हम तीनों आदमी के इफिशियंसी निकालेंगे और उसके पहले हमें टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम, लेकिन ध्यान दीजिएगा एलसीएम 30 का होगा, 75 का होगा और 150 का होगा। तो एलसीएम 150, 30 से भाग लगाएंगे तो 5, 75/2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 75 दूना 2 दूना 4 आ जाएगा और 150 से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहां से क्या करिए कि आदमी को जोड़ो और यहां इफिशियंस को जोड़िए। डबल P डबल Q डबल R है तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, P प्लस Q प्लस R हो जाएंगे। और इधर इफिशियंस कितना? 5 और 9 और 1 10 हो जाएंगे। और 2 से जब कटेंगे तो तीनों की जो इफिशियंस आई P Q और R की क्षमता कितना निकल करके आ गया? 5। यानी तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। सवाल कहता है कि तीनों मिलकर पूरा काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो पूरा काम 150 में तीनों का इफिशियंस 5 लगाइएगा तो 5 से भाग देंगे तो 5 तिया यानी 30 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन? डी हो जाएगा। सिंपल सवाल है। जिस व्यक्ति से आपको काम करानी है उसके इफिशियंसी से, उसके क्षमता से आपको भाग देना है। एक आवश्यक सूचना आपको बताते चलूं कि जिनका भी इस बार का ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं, ग्रुप डी का 2025 में भराना चालू हो गया है। जो जो फॉर्म लड़का भरेंगे उनकी कंप्लीट मैथ्स की तैयारी, कंप्लीट रीजनिंग की तैयारी और कंप्लीट जीके जीएस और करंट अफेयर्स और साथ में मॉक टेस्ट, ये सारा के सारा चीज आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। केके कोचिंग एप्लीकेशन है, केके कोचिंग इसके नाम से ग्रीन कलर का लोगो होगा, आप देख लीजिएगा, हमारा फोटो भी वहां पे लगा हुआ मिल जाएगा, ग्रीन लोगो में होगा। इस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए, केके कोचिंग ग्रीन कलर का लोगो है, इस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड के बाद में आपको कोर्स दिखाई देगा, कोर्स में दिखाई देगा ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी आपको दिखाई देगा। इस ग्रुप डी में आपको ये तीनों सेक्शन, चारों सेक्शन कंप्लीट पैकेज मिल रही है। लगभग 4 महीने के आसपास कोर्स का ड्यूरेशन बनाई गई है। कंप्लीट जितनी भी पॉसिबल है, लास्ट के 5 साल का हम लोग प्रीवियस पेपर भी करा रहे हैं, लास्ट 5 ईयर का।
प्रीवियस PYQ भी करा रहे हैं ताकि सारा सवाल और सारा डाउट क्लियर हो जाए। ये केवल और केवल आपको पैकेज मिल रही है 299 रुपया में, तीनों सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो विद्यार्थी ग्रुप डी के इस बार एग्जाम देने वाले हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बार के ग्रुप डी में हमारी नौकरी हो, एक सीट कंफर्म हो जाए, तो आप ये वाला एप्लीकेशन पर जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में उसमें रजिस्टर्ड करिए और कोर्स पर क्लिक करके ग्रुप डी वाला बैच को जरूर खरीद लीजिए। बहुत मिनिमम कॉस्ट रखी गई है और कॉस्ट सिर्फ इसलिए रखी गई है ताकि बच्चा को यह ना लगे कि हमें फ्री में चीजें मिल रही है, क्योंकि फ्री में मिली हुई चीजों को लोग वैल्यू नहीं करते। उसके लिए हमने हल्का सा चार्जेबल बना दिया है ताकि आप क्लास को कंटिन्यू करें, लगातार करें और जितनी हमसे बेहतर सर्विस हो सकता है वो बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है, तो आप जितना जल्दी जाकर के वहां रजिस्टर्ड करके कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए सवाल नंबर 2। सवाल 2 देखिए, ये सवाल एवरेज के कहा गया है कि 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। एक समूह में एक नए शिक्षक को शामिल किया जाए तो औसत में 1 वर्ष का वृद्धि हो जाता है। तो नए शिक्षक की आयु ज्ञात करें कितना होगा। सबसे पहला बात तो ये जो चारों ऑप्शन है किसी दूसरे का ऑप्शन कॉपी पेस्ट हो गया है, तो ऑप्शन इसका मत देखिएगा, विदाउट ऑप्शन हम इसको बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। 22 शिक्षकों का औसत 64 साल है, यानी पहले का एवरेज 64 है। अब कहता है कि एक नया मेंबर जब शामिल होता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। अब सोचिए कि 22 मेंबर ऑलरेडी है, अब एक मेंबर शामिल होंगे तो मेंबर 23 हो जाएगा और औसत में 1 वर्ष का क्या हो गया, वृद्धि। तो 23 मेंबर का एक औसत बढ़ेगा तो टोटल औसत में वृद्धि कितना, 23 का। तो 23 इसमें अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे तो आ जाएगा नया आने वाले व्यक्ति का एज। 4 3 7 और 6 और 2 8, यानी नया वाला का एज कितना साल है, 87 साल है। यहां पर हमने शॉर्टकट तरीका लगा के बढ़ा दिया कि 22 विद्यार्थी हैं या 22 शिक्षक है, एक शिक्षक शामिल हो गए तो शिक्षक 23 को हो गए, तो 23 विद्यार्थी का औसत 1 बढ़ेगा तो टोटल वृद्धि 23 का। 64 में 23 बढ़ेगा तो उनका एज कितना आ गया, 87। क्लियर हो गई। अब देखो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या कहता है। देखो सवाल नंबर 3 जो है ना, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव है, लेकिन आपके पास सोचने की शक्ति है और आप थोड़ा सा सवाल पर मेहनत करना कम जानते हैं और सवाल के आंसर निकालना जानते हैं जल्दी में, तो ये सवाल आपके लिए आसान भी होगा और उनके लिए टफ हो जाएगा। जो लाइव रुकी नहीं है ना, लाइव सही चल रही है, हाँ ठीक है, सुनिए ध्यान से। कहता है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आधार उसके ऊंचाई का 5/7 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से देखिए, एक बेस है और एक हाइट है, हाइट को x माने तो जितनी ऊंचाई है, आधार जो है ऊंचाई का 5/7 है, ऊंचाई का 5/7 तो ये हो जाएगा 5x/7। एक बार फिर से, एक त्रिभुज की आधार उसके ऊंचाई का 5/7, ऊंचाई x तो आधार 5x/7। अब बताइए जरा सा आप ही कि त्रिभुज का ये क्या दिया है, एरिया, और एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार x है और ऊंचाई 5x/7। ये हो गया एरिया, लेकिन एरिया बराबर कितना दिया, 18 पॉइंट समथिंग दिया है 207। अब देखो क्या किया एग्जाम वाला कोशिश किया है कि आप पॉइंटों में फंसिए, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फंस नहीं पाइएगा, जल्दी सवाल को आप बना लीजिएगा। कैसे बनेगा आप ध्यान से देखना कि यहां से लिख सकते हैं 5x² या फिर x² बराबर, आप इसको पूरे के पूरे को आप 18 कहो तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 और गुने 7 और ये बट्टा में आ जाएगा मेरे दोस्त 5। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमने इसको 18 कंप्लीट बोल रहे हैं, हालांकि 18 नहीं 18 से ज्यादा है, लेकिन सोच के चलो कि 18 है तो 18 दूना 36 और गुने 7, एवरेज अप्रोक्स निकालेंगे। अब एक बात बताओ, 5 से ही 7 तो नहीं कटेगा, लेकिन सपोज करिए कि एक मर्तबे कट जाएगा तो 36 से कम 36 हो जाएगा, कटा नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 36 से कम 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6, यानी
x का जो मान होगा वो 6 से ज्यादा होगा, 6 से ज्यादा होने की संभावना है, और 6 से ज्यादा में कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7.14। जल्दी से बताइए, कितना आसान ढंग से हमने पॉइंट को इग्नोर करके सवाल को सोल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि उतनी हाई लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस रहेगी तो सवाल सोल्व हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप कैलकुलेशन में फंसेंगे, समय कम मिलेगा एग्जाम में, दूसरे सब्जेक्ट का सवाल आपसे छूटेगा। तो उसका एक ही उपाय है कि आप मैथ वाले सवाल का अप्रॉक्स वैल्यू भी निकालने का जब आपके पास टेक्निक आ जाती है तो फिर आप सवाल को कम समय में सोल्व कर लेते हैं। देखो ये बोर्ड मास की सवाल, अब बोर्ड मास की सवाल है तो इसको अरेंज करने के लिए क्या करिए कि आप इसको लिखिए 27 गुने 50। 1 मिनट, 27 गुने 50 भागा में है 25 गुना 5 इंटू 15 माइनस 14 प्लस में 800 भागा 25। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको कहां लेना है, ध्यान से समझिए। 25 दूना 50 करिए, 27 दूना 54, ये हो जाएगा, है ना, 54 हो जाएगा। गुना में ये यहां से पहले घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 15 में से 14 घटेगा, 15 में से 14 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 5 एकम 5 प्लस में 5 एकम 5, ये 5 है मेरे भाई। और ये इसको जब आप काटेंगे तो 25 या 75, 5 और 0 25 दूना 50 तो 32 हो जाएगा। अब इसको 5 से गुना करिए तो 54 के आधा कर दीजिए 27, 270 और प्लस में 32 जोड़िएगा तो आ जाएगा 302, और 302 ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। ये टेक्निक तो आपको पता है ना कि किसी भी इवन नंबर को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहां हमने 54 गुने 5 किया, या मैं यू करता 62 गुने 5 करते, या मैं 1442 गुने 5 करते, तो किसी भी इवन नंबर को जब आप 5 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो परिणाम होता है इस नंबर का आधा कर देना है 27 और एगो 0 चिपका देना है। 62 के आधा कर दिए 31 और एगो 0 चिपका दी, इसका आधा करिएगा तो 721 और एगो 0 चिपका दीजिए 7210। ये गुना करने का शॉर्टकट तरीका है, 5 से इवन नंबर को 5 से गुना करने का तरीका है कि जो संख्या है उस संख्या को हाफ कर दीजिए और एगो 0 चिपका दीजिए। क्लियर हो गई सवाल? हमने एक छोटा सा ट्रिक बता दिया, टेक्निक बता दिया, ठीक है भाई। अब ये देखो यहां पर सवाल जो ऊपर रैकरिंग का चिन्ह लगा हुआ है, 2.3 के ऊपर बार है और 4.3 के ऊपर बार है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करिए कि बीच में प्लस है ना, तो दशमलव के बाद जिस संख्या को रिपीट कर रहा है उसको कम से कम 3 बार लिखिए, 2.333 और इसको भी सजाइएगा तो 4.333, कम से कम 3 बार आपको लिखना है। मन है तो आप 4-5 बार भी लिखिएगा तो परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम 3 बार आपको लिखना है। तो जोड़िए 3 3 6 6 6 और 4 2 6, यानी इस सवाल का हम ये कह सकते हैं कि 6.6 के ऊपर बार। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? तरीका यह है कि इसको आप पूर्णांक बना लीजिए और दशमलव के बाद में 6 है तो 6 ज्यों का त्यों, एक अंक पर रैकरिंग है तो 1/9। अब इसको सोल्व करिए, 3 3 9, 3 2 6, 3 6 18 और 2 20/3, 20/3 देख लो कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। भाई साहब एक तरीका बताऊं, एक सवाल सुन, आप इस सवाल को जोड़ करके नहीं, पहले ही आप रैकरिंग को ही भिन्न में चेंज करते तो भी सवाल का रिजल्ट आ जाता, लेकिन हमने पहले उसको रैकरिंग को रैकरिंग में जोड़ दिए और उसके बाद हमने उसको भिन्न के रूप में चेंज किया, तो चीजें थोड़ी सी आसान हुई, बाकी उससे भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 6 नंबर सवाल पे बढ़िए। कुछ ज्यादा तेज में तो हम नहीं चल रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ज्यादा तेज तो हम नहीं चल रहे हैं, स्लो मोशन में है ना, इत्मीनान से पढ़िए अगले सवाल। यदि कहता है कि यदि कुल वस्तुओं का 70% वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है और शेष वस्तु को 10% के हानि पर बेची जाती है, तो कुल लाभ का प्रतिशत कितना होगा ज्ञात करिए। ध्यान से समझिएगा, 70% वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य 120/100 बना होगा, और साथ में अब जो शेष बचे तो 70 का शेष कितना बचेगा 30, और इसको 10% लॉस में बेच दिया, यानी 90% में बेचा। अब यहां से सेलिंग प्राइस देखेंगे
तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12 सत्ते 84 और 9 तिया 27, 84 और 27 जोड़िएगा तो आ जाएगा 111। यानी 111% जो बना है वो क्या बना है मेरे दोस्त, सेलिंग प्राइस बना। लेकिन सवाल कहता प्रॉफिट कितना, तो जनरली क्रैमुल 100% होता, तो 100% क्रैमुल जब घटाइएगा तो लाभ हो जाएगा कितना परसेंट, 11% का प्रॉफिट बन गए। यही सवाल का सॉल्यूशन है। किसी भी तरीके से किसी को सवाल में दिक्कत है तो आप जल्दी से बताइए। और देखो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, जीवन में तरक्की करिए, पैसा कमाइए, जीवन को स्टेबल करिए। अन्यथा जैसा अभी समय चल रहा है धूर्त वाला समय, जिसमें मेल के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में यदि बात भी करूं तो रूह कांपता है कि मेल कितना टॉर्चर से गुजर रहा है। एक हस्बैंड को महिला के समक्ष में एक ऐसी कानून बना दी गई है कि पुरुष को महिला के तुलना में हीन भावना से अब देखना चालू कर दिया है लोग। अब पुरुष के ऊपर एक तरीके से कहो तो अत्याचार हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम केवल पुरुष हैं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि समाज में देखने को ऐसा मिल रहा है। नितिन परिहार नाम का एक लड़का जिस तरीके से सुसाइड किया और 14 पन्ना का सुसाइड नोट्स लिखा, इस घटना से सिर्फ और सिर्फ एक बात याद आ रही है कि मेरे दोस्त अब बहुत बेटियां बच गई हैं, कुछ ही बेटे बचे हैं। अब बेटा बचाओ और तब देश बचाओ, ऐसी नारा होना चाहिए। अब बेटी बचाने की जरूरत नहीं है, बेटा बचाने की जरूरत है। क्योंकि जितनी संख्या में आत्महत्या का केस आ रही है बार 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 बार, तो वो देख करके ऐसा लग रहा है। और हम तो कहते हैं कि मेरे भाई कुछ ही परसेंट है जो उभर करके आ रहा है, बाकी परसेंटेज तो दब जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। कितनी पूरे पुरुष हैं जो इस मामला को झेल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, उनका मन नहीं करता घर जाने का, क्योंकि जान रहे घर जाने के बाद वही क्लेश है, वही टॉर्चर है। सोचो क्या दिन आ गई है। देखो भगवान का क्या मर्जी, इस पर सरकार को कुछ संज्ञान लेना चाहिए, कुछ ऐसी कानून व्यवस्था बनानी चाहिए पुरुष के समक्ष में, ताकि पुरुष भी अपने आप को सेफ महसूस कर सके। देखो भाई 7 नंबर सवाल देखिए क्या कहता कि इतना और इतना का स्क्वायर का योग क्या होगा। यहां पर सवाल सुधार कर लेना, 0.05 का स्क्वायर है और यहां पर सवाल है 0.5 का स्क्वायर। सवाल थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। आपके पास इतनी ज्ञान होनी चाहिए कि किसी भी दशमलव वाला नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या डबल हो जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 0.25, इसका स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 4 अंक में कन्वर्ट होगा, 0.0025 बनेगा। और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। बस जोड़ोगे तो 25 और इधर भी 25, तो 0.2525 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है? वाह सुरेश कुमार जी धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के इतना पर बेचने से हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान क्या होगा? ये सवाल ना, ये सवाल ही आंसर है। एक बार फिर से, ये सवाल में ही आंसर है। सवाल कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य के 16/25। देखो मेरे भाई 16/25 जहां लिखा हुआ है उसके पहले बढ़ेंगे तो कोई ना कोई डाटा मिलेगा, जो डाटा होगा वो नीचे वाला होता है। तो 16/25 के थोड़ा सा पहले आए तो अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा कितना, 25। और उसके बाद अंकित मूल्य के इतना बटे 25 में क्या करने पर, बेचने पर, तो ऊपर वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और सवाल यही पूछा है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:16। ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। जल्दी से बताइए। मतलब यह सवाल में ही आंसर था, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी सी खाली सवाल का ज्ञान है आपके पास तो सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 9 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए, जल्दी से जल्दी देखो। अब बीच बीच में हम गैप किए हैं, 3 दिन 4 दिन लगातार हम कैंची धाम रहे, फिर दिल्ली में भी गए, तो थोड़ा सा उधर हम रहे तो 3-4 क्लास छुट्टी है, लेकिन उसको हम भरपाई करेंगे, आप चिंता ना करें, समय बची नहीं है अपने पास। सवाल सुनिए,
सवाल यह है कि मेरे भाई आप ये करो कि इसको पहले ना घटा लो, 9 में से 4 घटेगा तो 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने 5 और बट्टा में भी 2, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे 11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सवाल सॉल्व हो गई। सवाल नंबर 10, हाफ ऑफ द सेशन हैज गॉन, है ना, आधा सेशन निकल चुका है। सुन ध्यान से, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश इतने रुपए का बचत करता है जो कि वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना होगा ज्ञात करिए। भाई देखो, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। देखो आप ऐसा करो ना कि रमेश को कह दो ए और रमन को कह दो बी, ठीक है। तो ए का जो वेतन है बी के वेतन से 20% अधिक है, तो ये 100 होगा, तो ये 120 हो जाएगा। काटेंगे तो 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100। ठीक है जी। अब सवाल यह है कि इतनी वेतन नहीं है, यह है मेरे भाई बचाता है जो इनकम का 75% है, किसका, रमेश का, यानी ए के। तो ए के वेतन का 75% का बचत होता है, लेकिन बचत बराबर 33,750 रुपया। ठीक है, अब यहां से यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो ए का वेतन आ जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटिएगा 11 तिया 33, 25 तिया 75 पर एगो 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का जो मान आएगा मेरे भाई 11 चौके 44,000 और 250 गुने 4 करेंगे तो 1,000, यानी 45,000 आ जाएगा ए का वेतन, 45,000। अच्छा, ए का वेतन यहां देखोगे तो कितना आ रही मेरे भाई 6 है ना, 6 है, तो 45,000 को 6 से भाग लगाइए, है ना। और निकालना क्या है, रमन का वेतन दूसरा वाला का बी का, तो निकालने वाला से गुना करिए 5 से। अब इसको काटिए तो कट जाना चाहिए। कैसे कटेगा ध्यान से देखिए, 6 से कटेगा, 6 सत्ते 42, 3 और 0 6 पंचे 30, 42,000 है ना, तो 7500 हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो 0 0 55 छे 25 की 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 37,500। ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा, बी का वेतन रमन का वेतन। क्लियर है राकेश शर्मा जी, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, बीच में हमें absent करने से बच्चे कुछ कुछ प्रभावित हैं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि आपको इंफॉर्मेशन पहले दे दूं कि कहां हम जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, है ना। नहीं दे पाते, कारण रहती कुछ ऐसा, सुनो ध्यान से। 512 का 64% और 215 का 40% का मान क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा टेंशन की विषय नहीं है। 512 का 64% यानी 64/100 कर देना है, और 215 का 46% यानी 46/100 कर लेना है। अब इसको आपस में काट लीजिएगा और काट के भिन्न के जोड़ कर लीजिएगा। बहुत बड़ा टफ ये सवाल नहीं है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। सवाल नंबर 12 पे आइए, टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत खूबसूरत सवाल, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो सवाल कहता है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ध्यान दिया, पार किसको किया, व्यक्ति को, लंबाई केवल ट्रेन का होगा, 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल का 5 गुना है, ट्रेन की जो चाल है वो मैन की चाल से 5 गुना है, तो ये x होगा, तो ये 5x होगा। और चूंकि दोनों विपरीत में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो s1 प्लस s2 हो जाएगा, तो स्पीड 5x और x हो जाएगा 6x। ये हो गया चाल, और चाल गुने समय कर देंगे तो दूरी आ जाएगा, तो चाल है 6x और समय कितना है मेरे भाई, समय है 20 सेकंड। चाल गुने समय, तो ये दूरी बन गया, लेकिन दूरी बराबर कितना, 600, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12 और 12 पंचे 60, यानी x का जो मान है वो 5 है। x जो 5 है वो मैन का स्पीड है ना। लेकिन सवाल क्या कहता है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें कितना, तो रेलगाड़ी का 5x है, x के जगह 5 रखेंगे तो 55 है 25 मीटर पर सेकंड, और 25 मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई यहां तक, कोई दिक्कत है नहीं ना। बहुत अच्छी सवाल टाइम एंड डिस्टेंस के थी मेरे भाई। देखो हमें अनुभव लग रही है कि एसएससी जीडी का लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहता,
लेकिन हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को टच करने का प्रयास किया है। अभी ये 5वीं सेशन है, 4 सेशन मैंने ऑलरेडी करा रखी। 5वें सेशन को केवल देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर लेवल के सवाल को एग्जाम आपके सामने फेंक रहा है, हर लेवल के सवाल को आपके सामने रख रहा है ताकि आप उसको अच्छे ढंग से समाधान कर सके, है ना। ये नेक्स्ट सवाल 13 क्या कहता है कि निश्चित ब्याज दर पे 2 वर्ष के लिए कोई मूलधन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,000 और 14,400 है, तो मूलधन की गणना ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान रखना मेरा एक बात, यदि कभी भी सवाल में एसआई सिंपल इंटरेस्ट और कॉमन कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, ये दोनों यदि गिवन रहता है, तो ऐसे केस में सबसे पहला प्रायोरिटी है मेरे भाई कि आप निकाल दीजिए रेट, और रेट बराबर होता है अंतर बटा छोटका के आधा, छोटका का आधा गुना में 100। सबसे पहला प्रायोरिटी, क्योंकि जब रेट आ जाएगा तो प्रिंसिपल निकालना फिर आसान हो जाएगा। तो अंतर लेंगे तो आ जाएगा 2,400 का, बट्टा में छोटका के आधा, तो छोटका 12,000 है, आधा करेंगे तो हो जाएगा 6,000 और गुने में 100। यहां से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल और 6 चौका 24, यानी रेट कितने परसेंट यूज हो रहे थे, 40% हमारा क्या था, ब्याज का दर था। रेट निकल गई। अब एसआई को यूज करिएगा तो ऑटोमेटिक प्रिंसिपल आ जाएगा, और एसआई का फार्मूला क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100। ये बन गया एसआई सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है 12,000। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई, तो 0 से 0 कैंसिल और 4 तिया 12 यानी 3,000, और 3,000 गुने ये कर, अच्छा इसी भी कर जाएगा, 2 पंचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई से P का मान 5 तिया 15,000, 15,000 ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। जल्दी से बताइए, किसी को किसी भी प्रकार का डाउट, समस्या, दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम आपका समाधान कर सके। हालांकि कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपकी तैयारी चरम सीमा पर होती है तो फिर वहां पर कोई डाउट उत्पन्न नहीं होती, वो केवल प्रैक्टिस होती है, रिवीजन करता है माइंड, और माइंड उसी को एब्जॉर्ब करके आगे की तरफ बढ़ते रहता है ना। आज ये सवाल नंबर 14 की तरफ क्या कहता है। हमने आज कोशिश किया हो कि कम समय में अच्छा कंटेंट जल्दी जल्दी डिलीवर कर सके, है ना। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि कुछ मात्रा दूध का मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में दूध का कितना भाग मिलाया गया या कितना प्रतिशत मिलाया गया। देखो, इनिशियल जो मिल्क और वाटर था वो 2:3 था। ये मिल्क है और ये वाटर है। बाद में जो मिल्क और वाटर बना है वो 10 कितना हो गया है, 3 हो गया है। अच्छा एक बात समझना, कुछ मात्रा में दूध मिलाया गया, मेरे भाई एक बात सोचो कि कुछ मात्रा में दूध मिलाया गया है, मिल्क मिलाया गया है, तो मिल्क की क्वांटिटी बढ़ेगा, टोटल मिश्रण की क्वांटिटी भी बढ़ेगा, लेकिन मिल्क के अलावा जो वाटर है उसके क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। और संजोग इतना अच्छा है कि वाटर का वैल्यू भी सेम है, कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट आपको कंपेयर करना है कि पहले मिल्क 2 था, अब मिल्क 10 हुआ, तो मिल्क में वृद्धि कितना का हुआ, आप कहेंगे 8 का वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि कितना, तो कहेंगे 8 का वृद्धि 2 पे, तो प्रतिशत में कितना, यही है ना, 2:3 ही है ना, हाँ, और बाद में 10:3 है। सुनो ध्यान से, पहले मिल्क 2 था, बाद में मिल्क 5 हुआ, सॉरी 10 हुआ, तो कितना का वृद्धि, 8 पे। लेकिन सवाल कहता है कि जो वृद्धि मिल्क है वो इनिशियल मिश्रण का कितना प्रतिशत। तो इनिशियल मिश्रण देखोगे तो 3 2 5 पर हो जाएगा। 5 का कितना प्रतिशत, 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160%। ऑप्शन नंबर कौन, डे। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। सवाल है कि बढ़ाई गई दूध की क्वांटिटी प्रारंभिक टोटल मिश्रण का कितना प्रतिशत। तो बढ़ा हुआ दूध की क्वांटिटी को ऊपर रखिए, टोटल मिश्रण के तुलना में शुरुआत वाला, तो शुरुआत वाला टोटल मिश्रण 3 2 5 है, 5 नीचे गुना में 100 कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सवाल थोड़ी ठीक लेवल की थी। अगली सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 15,
कहा गया है कि एक वस्तु को विक्रय मूल्य 1690 रुपया है, यदि 35% छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। यहां से आपको एक बात समझनी चाहिए कि वस्तु का मार्क प्राइस दिया हो और बीच में डिस्काउंट दिया हो और उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, तो मार्क प्राइस में होल वैल्यू का सीधा गुना करिएगा, होल वैल्यू का सीधा गुना करिएगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन यदि सेलिंग प्राइस दिया हो और मार्क प्राइस निकालना हो, ऐसे चलना हो, तो ऐसी केस में होल वैल्यू का उल्टा गुना हो जाएगा। अभी सवाल कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 है, विक्रय मूल्य 1690 है, सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस में होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे तो मार्क प्राइस बन जाएगा 35% का मान 7 पंचे 35, 20 पंचे 100, छूट है तो घट जाएगा 13/20 के उलट के गुना कर दीजिए 20/13, 13 काटिए 13 एकम 13, 3 9 13 3 39, गुना करिए 13 दूना 2600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? ए। बस यहां से आपको दो कंसेप्ट ही तो याद रखनी मेरे भाई। पहला कंसेप्ट ये याद रखनी है कि सेलिंग प्राइस दिया हो, मार्क प्राइस निकालना हो तो होल वैल्यू को उल्टा, और मार्क प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना करते है ना। कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। मैं फिर से इंफॉर्मेशन दे दूं, जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी वाले बच्चे ध्यान से सुने। इस बार जब आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो दिमाग में जरूर सेट रखिए कि केवल फॉर्म मत भरिए, फॉर्म भरने के साथ साथ आपके रिजल्ट होनी चाहिए। उसके लिए हम व्यवस्था कर दिए हैं कि जिनका भी ग्रुप डी के 2025 वाला फॉर्म भर रहे हैं वो विद्यार्थी के कोचिंग एप्लीकेशन के जाकर डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप डी का एक कोर्स बना हुआ है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट कंप्लीट सर्विस हम आपको दे रहे हैं, और साथ में पिछला 5 साल का प्रीवियस पेपर का कंप्लीट डिस्कशन, स्पेशल डाउट क्लास, हर तरह का सुविधा अवेलेबल है। इवन पर्सनल गाइड के लिए मैंने वहां पर नंबर भी अवेलेबल करा दिया है, ताकि यदि किसी को पर्सनल दिक्कत हो, पर्सनल हेल्प की जरूरत हो तो वहां से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली आप बात कर पाएंगे और समाधान हो पाएगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, रजिस्टर्ड करके ये कोर्स को एनरोल कर लीजिए। कोर्स का एक मिनिमम चार्ज हल्का सा बना दिया गया है, 299 रुपया मात्र रखी गई है कंप्लीट कोर्स का, संपूर्ण तैयारी का। और हम कहते हैं कि जब आप ये कोर्स कर लेंगे उसके बाद फिर आपको ये 100% अपने आप के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि अब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमारा रिजल्ट 100% होगा। 100% रिजल्ट ना होने की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होती है ना। तो आप उस कोर्स को जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम लोग वहीं पहुंचते हैं जहां हम लोग थे। कहां थे भाई? ये सवाल को हम लोग कर लिए थे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अरविंद एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बक्सी इस काम को 22 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिन तक काम करते हैं तो बचा हुआ काम कितना अंश होगा ज्ञात करिए। ध्यान से सुनना, दो आदमी का अपना अपना डे दिया हुआ है और कहता है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया तो अब शेष काम कितना बचा। देखो, दो तरीके से सवाल पूछता है, 5 दिन में कितना काम हुआ और होने के बाद कितना काम बचा। ये दोनों में से कोई भी बात पूछना है ना तो ऐसी केस में हमेशा फ्रैक्शन वाला मेथड लगाइएगा, भिन्न वाला मेथड लगाइएगा। ए जो है पूरा काम 20 दिन में तो 5 दिन में किया 5/20 भाग, बी पूरा काम 22 दिन में तो 5 दिन में 5/22 भाग। अब यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लो तो 22 तो और 20 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 110 है ना। 220 ले लो, 220 एलसीएम ले लिए। 220 जब एलसीएम लिए तो 20 से इसको काटेंगे तो 11 11 पंचे 55 और 22 से काटेंगे तो 10 10 पंचे 50, 50 और 55 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। काटिए 5 से काटिएगा तो 21 पंचे 105, इसको 5 से काटिए, 5 का 20 और 5 का 20, 21/44, 21/44 काम हुआ तो बचा कितना। 44 में से 21 को घटा दो, 44 में से 21 को जब आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 1 गया 3 और 2, 23/44। ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। ध्यान से समझिए, 21/44 काम 5 दिन में हुआ तो काम बचे कितना। 44 में से 21 घटाइएगा तो 23/44 भाग काम बच गया है। आगे सवाल पढ़िएगा
कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 है तो बताएं कि परिवार का बचत की राशि ज्ञात करें कितना होगा। सबसे पहला बात देखो मेरे भाई, आय और व्यय का रेशियो दिया है 19 और 13, यानी आय 19 होगा और व्यय 13 होगा। सवाल में तो व्यय ये वाला दे दिया 29,510, 29,510 यह है व्यय। तो व्यय वाला को व्यय वाला अनुपातिक मान 13 से भाग लगाओ और निकालना हो उसको गुना कर दो। निकालना है बचत, सेविंग, सेविंग इक्वल टू आय माइनस व्यय। 19 माइनस 13 करेंगे तो 6 आ जाएगा, इससे ही कटेगा। 13 दूना 26, 26 के बाद कितना बचा? 3 और 5, 13 एकम 13, 13 के बाद कितना बचेगा? 13 दूना 26 कटेगा ना, 13 दूना 26, 26 के बाद कितना बचा? 9, 13 सत्ते 91 और एक 0। अब गुना कर लो 6 से, गुना करोगे तो 0, 6 सत्ते 42, 4 और 0 लास्ट में आएगा, 4 0 दो जगह है, गुना करिए। 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 सत्ते 42 की 2 हासिल 4, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? सी हो जाएगा। गुना करके एक बार चेक कर लेना। तो मेरे भाई गुना करके एक बार आपको चेक करने की जिम्मेदारी है, आप कर लेंगे ना? जल्दी जल्दी से बताओ। मुकेश सिंह राजपूत जी, विक्रम जी, धर्मराज, जीपी, जीपी मतलब क्या? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, व्हाट इज जीपी? आ जाओ सवाल नंबर 18 नंबर सवाल, कि किसी धनराशि पे 20 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 यानी सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का 2/5 है तो भिन्न में कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज के रूप में 20, 20 दूना 40%। ये जो 40% आया ये कहलाएगा प्रतिशत एसआई। प्रतिशत क्या कहलाएगा? एसआई। अब यहां से दो बातें याद रखनी है। इस पैटर्न पे हर सेशन में या यूं कहें कि हर शिफ्ट में सवाल पूछी गई है। इस पे प्रतिशत एसआई में रेट से भाग देंगे तो टाइम आता है, टाइम से भाग देंगे तो रेट आएगा। टाइम 20 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा मेरा भाई रेट 20 दूना 40, 2%। ऑप्शन नंबर कौन? डी हो जाएगा। क्लियर हो गए? आ जाओ नेक्स्ट सवाल 19 नंबर, सेकेंड लास्ट सवाल है। शानदार जबरदस्त एकदम सवाल 19 नंबर देखिए, कि एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है। 40% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने कलम बेचने होंगे? ध्यान से समझिएगा, 35 कलम खरीदा है, रुपया यहां भी एक है और रुपया यहां भी एक है, तो रुपया कांस्टेंट है तो प्राइस का रेशियो और वस्तु का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा। तो भाई मेरे 40% का लाभ हुआ तो 40% का मान 2/5, 2/5 में 5 हो जाएगा क्रय मूल्य। 2 यदि लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। दिस इज सेलिंग प्राइस। ये हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो प्राइस का। प्राइस जब ये है तो वस्तु जो होगा उसका रिवर्स हो जाएगा। वस्तु की संख्या कितना हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा 7:5 का, यानी खरीदा जाएगा 7 को तो बेचा जाएगा 5 को। और खरीदा कितना गया है? 35। तो खरीदने वाला को खरीदने वाला अनुपात से भाग लगाइए, निकालना है बेचने वाला तो 5 से गुना करिए। 7 पंचे 35, 55 से 25 को बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बोलिए। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और दिक्कत नहीं है तो हम लोग सवाल को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट सवाल आपके सामने आ गई है कि 35 कर्मचारी का औसत आय k रुपया है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर दी जाए तो औसत में इतने रुपए हो जाते हैं। तो प्रबंधक की आय 54,000 रुपया है तो k का मान ज्ञात करें कितना होगा। 35 आदमी का एवरेज k, तो योगफल हो जाएगा 35 इंटू k। 35 आदमी का एवरेज k है तो 35k प्लस ये हुआ 35 आदमी का, और एक प्रबंधक का जो आय है वो 54,000 है तो प्रबंधक के आय को जोड़िएगा तो ये बन जाएगा 36 आदमी का टोटल इनकम। लेकिन 36 आदमी का जो आय एवरेज बना है वो 19,000 है, तो 36 गुने 19,000 कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा दोनों तरफ आपस में बराबर। यहां से k का वैल्यू आ जाएगा, इसको गुना करके 54,000 घटा देना है और 35 से काट देना है, k का मान आ जाएगा शायद 18,000 आएगा या 18,800 के आसपास। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और बहुत कम समय में हमने सवाल को सोल्व कर रखा है, ज्यादा समय हम सवाल में लिए नहीं और सवाल का सॉल्यूशन हो गई। जल्दी से बताइए यदि किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है
समस्या है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और शेयर नहीं करिएगा तो अब हम विदा लेंगे। बाकी चूंकि आज थके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको क्लास को कंटिन्यू रखा, ताकि हमें आपकी समय की महत्वपूर्णता पता है कि आपकी समय अभी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट आपके लिए कितनी कारगर साबित होगा। हमारा छोटी सी हेल्प यदि आपको स्कोर बढ़ाने में मदद करता है तो हम थोड़ा सा कष्ट सह करके भी आपके लिए तैयार है ना। जो कि आज हमने आया, सुबह आकर के ऑफलाइन भी क्लास लिए, शाम में आपकी भी क्लास ले रहे हैं, दिन में एप्लीकेशन पर भी क्लास थी, सारे क्लासेस को आज हमने लिया, इतना शरीर थका होने के बावजूद भी। चलिए, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। धन्यवाद, थैंक यू।